कितना आसान है एमबीबीएस अब्रॉड? क्या ये इतना आसान है कि आपने नीट एग्जाम में केवल पासिंग मार्क्स अचीव किए, उसके बाद आपने अपनी मनपसंद किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दिया जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको एडमिशन का कंफर्मेशन मिला और अब इस बात की गारंटी है कि आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे? या फिर ये इतना मुश्किल है कि इंडिया में नीट के एग्जाम को पास करने जैसी सिचुएशन है, हाई मार्क्स के साथ में, टॉप रैंकिंग में आने वाली, या फिर बहुत मोटी फीस वाले किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना? कितना आसान या कितना मुश्किल है एमबीबीएस अब्रॉड? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाठक और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट फेस करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के दौरान। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका इंडिया में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने लायक बजट नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कई बार प्रयास करने के बावजूद भी इंडिया में 650 से ऊपर का स्कोर नहीं ला पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 720 नंबर का पेपर होता है नीट का, उसमें से 650 से ऊपर का स्कोर नहीं आ पा रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया में अब उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, प्राइवेट मिलेगा जिसकी फीस है नहीं, डिटेल में हमने बात कर ली पहले ही। अब ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि अब एक ही रास्ता है, अपने पसंद के किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और वहां से डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद पीजी का देखा जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो हम आपको ये बताएंगे कि इतना आसान भी नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड। कैसे नहीं है? सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए, उनकी उम्र 18 से लेकर 21 साल के बीच में अमूमन होती है। कुछ स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा उम्र वाले हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इससे कम वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज कैटेगरी मैंने आपको बताया कि 18 से 21 साल की एज के स्टूडेंट्स होते हैं। घर से बाहर ज़्यादातर स्टूडेंट्स निकले नहीं होते हैं, या फिर निकले होते हैं आसपास की सिटी में कोचिंग कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं नीट की। ऐसे स्टूडेंट्स अब किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहां चले गए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? उन्होंने क्लाइमेट कंडीशन के बारे में नहीं सोचा कि वहां पर क्या क्लाइमेट कंडीशन आएगी। खाने पीने के बारे में नहीं सोचा, सोचा कि इंडियन खाना मिल जाएगा, जैसा यहाँ खाना मिलता है वैसा वहाँ खाना मिल जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरी चीज है कि उनको ये नहीं पता कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पहला स्टेप आपने पार कर लिया, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? वहां पढ़ाई भी तो होगी, और मेडिकल की पढ़ाई कितनी टफ होगी इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अब इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि गलती हो गई हमसे, हमको आना ही नहीं चाहिए था। अब असली बात यहाँ पर ये आती है कि स्टूडेंट्स कई बार ये नहीं बताते हैं कि गलती उनसे ये सिलेक्ट करने में हुई कि एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस उनका फोर्टे नहीं है, वो वहाँ पर नहीं परफॉर्म कर सकते। वो फिर कहते हैं कि बड़े चैलेंजेस हैं, यहाँ तो खाना नहीं मिलता, अच्छा यहाँ तो कल्चर ही डिफरेंट हो गया, हम तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और ये भी एक कंसर्न है। बहुत से स्टूडेंट्स सच में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में बहुत ब्राइट होते हैं, उनकी काउंसलिंग उस हिसाब से नहीं हुई होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। यहाँ से तो बहुत अच्छा अच्छा देखा, यूट्यूब पर वीडियोस देख लिए, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद में देखते हैं, कहते हैं कि अरे बड़ी तो सिटी है लेकिन अब हम करें क्या, यहाँ पे तो हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता के चल रहा हूँ, सबसे पहला चैलेंज आएगा कि आप एक नए माहौल में जाएंगे। इंडिया का माहौल, इंडिया का कल्चर अलग है, किसी दूसरे देश का कल्चर, उनका अपना अलग कल्चर होता है। अब वहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप यहाँ हिंदी बोलते हैं या अपने कोई रीजनल लैंग्वेज का यूज करते हैं। वहाँ पर जाएंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जाते हैं, वहाँ रशियन बोली जाती है। लैंग्वेज आती नहीं है, सीखने में टाइम लगेगा, अब एडजस्ट नहीं हो पा रहे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, खाने की बात को लेके समस्या आती है। खाना इंडियन मेस अगर अवेलेबल है तो आपको इंडियन फूड मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन वो इंडियन फूड बिल्कुल इंडियन जैसा होगा, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। कैसे? क्योंकि 2-3 चीज़ें आती हैं। वहाँ अगर आप मेस में खाना खाते हैं तो मेस में खाना बनेगा 500 लोगों के लिए, 800 लोगों के लिए, तो वो उस हिसाब से होगा। और घर पे आप खाना खाएँगे तो घर पे खाना बनता है 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा तो डिफ़रेंस वहाँ आएगा, ये तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर मेस नहीं है तो खाना खुद से बनाएँगे। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं हमें खाना बनाना ही नहीं आता, सीखना भी नहीं चाहते, अब क्या करें? तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, या फिर आप रशियन खाना खाएँ। तो एक ये प्रॉब्लम आती है। या चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ फूड खाएँ। तो इस तरह की, अब डेली यूज़ में आप वो कितना खा पाते हैं? डेली सुबह से शाम आप अगर किसी दूसरे देश का ही खाना खाएँगे तो हो सकता है कि आपको वो उतना सूट ना करे।
तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट्स यहाँ से तो बहुत अच्छा सोच के चले जाते हैं कि हम किसी दूसरे देश में जाके पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी तो टफ होगी। आपको 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है वहाँ पर। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, मेडिकल के प्रोग्राम में कहीं भी एडमिशन लीजिए, 100% अटेंडेंस आपके लिए मैंडेटरी है। अब पढ़ाई में अगर मन ना लगे किसी का, तो 100% अटेंडेंस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कोई 6-7 घंटे 8 घंटे डेली क्लास में जाके करेगा क्या? तो एक ये भी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिसीजन ले लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का, वो उतना ठीक डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि उनको शायद डॉक्टर उतना बनना ही नहीं होता है। अब सबसे पहले आप डिसाइड करें कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या आसान रास्ता है, तो सबसे पहले तो ये निकल के आएगा कि आसान तो नहीं है। जैसे इंडिया में चैलेंजेस हैं, वैसे वहाँ चैलेंजेस आएंगे। अब क्या आप उसको ओवरकम करने के लिए तैयार हैं, और वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे माहौल में जा रहे हैं, तो एडजस्ट होने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तैयार रहें। मतलब आप जैसे वेजिटेरियन खाना खाते हैं यहाँ पर, आप अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, जनरली आपको वेज फूड मिलना मुश्किल होता है। अगर इंडियन मैस है तो वहाँ मिल जाएगा, खुद बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप खुद भी नहीं बनाना चाहते, मैस में भी नहीं खाना चाहते, तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले खाना बनाना सीख लो यहाँ पर, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि खाने को लेके आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि पहले ये बैठ के सोच लो कि क्या आपको डॉक्टर बनना है। बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी मेडिसिन्स के नाम होंगे, लैटिन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश तो आपको मान लो आती ही होगी, इसके अलावा हिंदी, वो तो आपको इतनी सारी लैंग्वेज आप बोलने वाले हो जाएंगे जब आप वहाँ से करके आएंगे। लेकिन आपको पहले तो समझना पड़ेगा ना कि ये जो चीज़ है इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, तो वो चीज़ समझने वाली है। फिर एक प्रॉब्लम आती है हॉस्टल में एडजस्टमेंट को लेके। सबसे बड़ा मिथ है कि यहाँ पर काउंसलर, कंसल्टेंट, एजेंट्स ये बता देते हैं कि वहाँ जाइए, बड़ा शानदार हॉस्टल है, उसमें जाके आप आराम से रहिए, और 2 लोग रहेंगे, 2 सीटर हॉस्टल होगा, इंडियन फूड मिलेगा, फूड भी एकदम थाली सजा के दिखा दिया कि अरे बहुत बढ़िया खाना मिलेगा जाके, अब क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जाते हैं जैसे यहाँ रह रहे वैसे वहाँ रहेंगे। लेकिन असली बात ये आती है कि वहाँ का जो गेहूँ होता है वो भी अलग होगा, वहाँ के चावल का टेस्ट भी अलग होगा, वहाँ के मसाले भी अलग होंगे। अगर इंडिया से मसाले पहुँच भी गए, तो भी जब वहाँ के इंग्रेडिएंट में जो कोर चीज़ें हैं वही अलग हैं। वहाँ जैसे आलू आपने अगर खाया तो उसका स्वाद अलग होगा, यहाँ के आलू का स्वाद अलग है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप वेज खाते हैं तो फिर ये 3-4 तरह की चैलेंजेस आपके लिए आएँगे ज़रूर। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हाँ, अगर आप इतना सब कुछ फेस करते हैं तो उसका आउटकम क्या निकलेगा। आप डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। तो पहले तो ये मान लो कि एफर्ट लगने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा एफर्ट लगेंगे पहले 6 महीने में। अगर आप 6 महीने वहाँ एडजस्ट कर गए, फिर तो आगे की राह आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखो। क्लास आपको डेली अटेंड करनी है, एक क्लास भी आप मिस नहीं कर सकते। क्लास टेस्ट आपके डेली होंगे, उसमें आपको पास करना है। तो ये सब चीज़ें तो आपने मान लो समझ ली। हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो कम से कम 4 सीटर हॉस्टल में रहने के लिए तैयार रहिए। 4, 5 और 6 सीटर हॉस्टल्स होते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं पसंद आ रहा है, आप हॉस्टल छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में रह लीजिए। लेकिन अपार्टमेंट में प्रैक्टिकली रहना तब पॉसिबल है जब आपको लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आपके अपने सेटअप में बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे। अब आपको लैंग्वेज नहीं आती, सबसे पहले तो कोई आपको अपार्टमेंट देगा नहीं। अगर किसी ने आपको अपार्टमेंट दे भी दिया तो फिर आप वहाँ पर जो मेंटेनेंस वगैरह होते हैं उनसे आप कैसे डील करेंगे? आपको तो इंग्लिश आती है, अब ट्रांसलेटर का यूज़ कब तक करोगे? तो रिकमेंडेड ये होता है कि फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में रहें, उसके बाद अगर आप चाहें तो रहें, ना चाहें तो ना रहें। पहली तो ये बात होगी। अब हॉस्टल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हॉस्टल में रहना है, 2 सीटर हॉस्टल में रहना है, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में कभी-कभी डबल सीटर वाले रूम मिल जाते हैं, बट उनको मान के चलिए वो एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 सीटर हॉस्टल मिल जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें और, बजट का ध्यान रखिए। अब कई बार बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेस दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है? कई बार आप सुनते होंगे कंसल्टेंट कह देते हैं कि खाने का खर्चा 5,000 रुपये है, पॉकेट मनी भी आप 4-5 हज़ार मान लीजिए, 10,000 रुपये महीने का खर्चा होता है।
उसके अलावा फीस आपने कोई सस्ती यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली जिसकी 3.5-4 लाख रुपए फीस है, 1 लाख रुपए में आपका बाकी खर्चा हो जाएगा, 5 लाख रुपए साल का खर्चा है, 6 साल पढ़ोगे, 30 लाख रुपए आपका कंप्लीट कोर्स हो गया। अब देखिए, जो लोग समझदार हैं वो तो समझ जाते हैं, कई बार कई भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। कैसे? कई बार गार्जियन को इतना ज़्यादा डेस्परेशन होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर ले जाए। अब बजट का इशू है, बजट उतना है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? वो सोचते हैं कि चलो कंसल्टेंट ने बोला है 30 लाख रुपए खींच तान के 30 लाख रुपए तक के बजट में हम पहुंच जाएंगे, और वो भी 6 साल के दौरान खर्चा करना है, तो उतना हम बजट मैनेज कर लेंगे, तो भेज देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद समझ में आता है कि 5,000 रुपये तो खाने का खर्चा हो ही नहीं सकता। मेस ज्वाइन करते हैं तो 10,000 की है, खाना खुद से बनाएंगे तो भी आपका 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अब लगता है कि अरे बजट बिगड़ गया। इसके अलावा पॉकेट मनी की बात करो, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं पॉकेट मनी की क्या ज़रूरत है, हॉस्टल में खाना खाएंगे, क्लास में जाएंगे आएंगे, क्या ही खर्चा होगा। लेकिन खर्चे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, आपको बहुत तरह के खर्चे होते हैं। आप दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ खर्चा होगा, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कॉपी किताब पेन का खर्चा हो जाता है, कभी कपड़े खरीदने होते हैं, जूते खरीदने होते हैं, मोबाइल का रिचार्ज होता है। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कम से कम आपका 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। अब आपको लगता है कि अरे ये तो बजट हाथ से निकल गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते हैं अभी कि अगर हम अब्रॉड में किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में जाते हैं तो खर्चा कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये होगा, इंक्लूडिंग आपका फूड का एक्सपेंस। और अगर फूड का एक्सपेंस उससे अलग है, यानी कि मेस का आपने एक साथ पैसा दे दिया पूरे साल का, तो भी आपका 15,000 रुपये का तो खर्चा होगा ही होगा। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो बजट उस हिसाब से बना के चले। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि टाइट बजट है हमारा बहुत। तो टाइट बजट में पता क्या प्रॉब्लम होती है? करेंसी आपने मान के चलिए कि आज देखिए डॉलर का रेट देखा 90.50 के हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपका बजट बन गया है कि ये हमारा 35 लाख का कोर्स जा रहा है 6 साल के दौरान, और धीरे धीरे हम पे करते रहेंगे, मतलब साल दर साल फीस वगैरह पे करते रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉलर का रेट मान लो 2 रुपया बढ़ गया, अब हो गया जाके 92.5। अब ऐसे में आप कहेंगे बजट बिगड़ गया। महंगाई दर को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार कंप्लेन आती है स्टूडेंट्स की, कहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट ने हमको भेज दिया, उन्होंने बोला कि हमारा 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, अब ये तो इतना खर्चा हो गया। फीस जब पे करते हैं तो बैंक के जो करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस होते हैं वही कई बार 30-40 हज़ार रुपये हो जाते हैं, और जिनका बजट बहुत टाइट होता है वो कहते हैं ये तो 40 हज़ार का यहीं से खर्चा चालू हो गया। अब तो कंसल्टेंट के हिडन चार्जेस सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से ना पढ़ के भी गलती कर देते हैं बहुत से लोग, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक चार्जेस ऑन एक्चुअल या वीज़ा रिन्यूअल चार्जेस ऑन एक्चुअल। अब ऑन एक्चुअल आपको तो पता नहीं कि क्या ऑन एक्चुअल है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आप 5 दिन 7 दिन हुए, आपको ना तो लैंग्वेज समझ में आएगी, ना आप ये जान पाएंगे कि वीज़ा एक्सटेंशन कितने का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस कितने का होता है। अब वहाँ किसी एजेंट ने आपको बता दिया कि ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है, इसका खर्चा है 22,000 रुपये, और देखो 22 है इसलिए 22 लग रहा है। आप सोचोगे भाई 22 होता होगा, नहीं होता होगा, 8-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। अब इसमें आपके बजट बिगड़ गए, तो फिर आपने सोचा कि ये कंसल्टेंट तो कैसी कैसी मतलब हिडन चार्जेस वगैरह बता रहे हैं, हमसे बताया तो 3 लाख का खर्चा होगा, अभी खर्चा 5 पहुँच गया। तो सबसे पहली गलती तो स्टूडेंट्स के एंड से जो होती है कि ऐसे माहौल में जहाँ इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, आपको सबसे पहले हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि कितना खर्चा होगा, कहाँ-कहाँ होगा, कितना-कितना होगा, पेमेंट कैसे होगा, कौन-सा पेमेंट कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी को कौन-सा जाएगा, कंसल्टेंट को कौन-सा जाएगा, थर्ड पार्टी को कौन-सा जाएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके बाद फिर अपने आप को आप रेडी रखिए कि चैलेंजेस के लिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत ये आती है कि वहाँ जा रहे हैं, रोटी तो बड़ी कच्ची-कच्ची सी लग रही है। अब वो कच्ची सी रोटी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ हम लोग जो गेहूँ खाते हैं वो अलग होता है और वहाँ अलग होता है। अब जैसे आप होटल की रोटी खाएँ डेली तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये होटल की रोटी तो कच्ची सी है, वो कच्ची नहीं है, वो उसमें मैदा मिक्स है। अब ऐसा ही वहाँ होता है, तो खाने-पीने को लेके आप थोड़ा-सा एडजस्ट करने को तैयार रहें, और यही रियलिटी है। अगर मैं आपको कह दूँ कि नहीं-नहीं बिल्कुल इंडियन खाना मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आपको तो पता ही चल जाएगा कि बिल्कुल इंडिया जैसा खाना तो नहीं मिलता, या खाना खुद से ही बनाएँगे तो भी वो टेस्ट आपका नहीं आना है। अब किसी के लिए अगर ये टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ये खाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके लिए एमबीबीएस अब्रॉड कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया से स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा किर्गिस्तान जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, कजाकिस्तान भी बहुत लोग जाते हैं।
इन 4 कंट्रीज़ में सर्दी बहुत होती है। अब इतनी सर्दी में हम कैसे रहेंगे? तो कई बार स्टूडेंट रिसर्च नहीं करते हैं और कई बार कंसल्टेंट बोल देते हैं, कहते हैं कि आप एक काम करिए, मैं आपका फलाँ-फलाँ यूनिवर्सिटी में करवा देता हूँ, इंडिया जैसा माहौल है, चले जाना। इंडिया जैसी सर्दी पड़ती है। कुछ-कुछ रीजन हैं जहाँ सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन इंडिया के जैसी ही सर्दी होती है तो ऐसा तो नहीं होता, इंडिया से तो ज़्यादा रहती है। अब इंडिया में आप किस रीजन से आते हैं? मोस्टली इंडिया तो वार्म वेदर वाला देश है। तो जो क्लाइमेट में एडजस्ट होना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन नहीं है। फिर बजट, बजट का मैं आपको बता के चलूँ कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, अक्सर मतलब 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो ये बोलते हैं, बजट है हमारा 30 लाख रुपए पूरे कोर्स का, 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अब फुल कोर्स के बजट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि पैसा तो आपको एक साथ देना नहीं है, पैसा तो आपको एनुअल देना है। अब एनुअल आपने सोचा नहीं, फर्स्ट ईयर में आपका 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाना है कम से कम। सेकंड ईयर से आपका कम हो जाएगा। अब आपने तो सोचा 30 लाख का बजट है, डिवाइड बाई 6 कर दिया। आपने सोचा कि ये लो, ये तो निकल के आ रहा है 5 लाख रुपए साल का। अब फर्स्ट ईयर में कैसे ज़्यादा हो गया? अब वो कहाँ से 10 लाख का इंतजाम करें? तो सबसे पहली बात है कि बजट को एनुअल डिसाइड कीजिए। अगर आपने टोटल बजट लेके चला तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि आपकी पूरी फीस एक साथ जमा हो जाए और आप टेंशन फ्री हो गए 6 साल के लिए, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको फीस एनुअल देनी पड़ेगी। जब साल दर साल फीस दोगे तो उसमें डॉलर का रेट का इन्फ्लेशन भी जोड़ लो, उसके अलावा महंगाई जो बढ़ जाती है वो भी जोड़ लो। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, उस समय आपकी फ़ीस फॉर एग्जांपल $6000 फिक्स हो गई। तो सेकंड ईयर में भी ज़्यादा चांसेस ऐसी चीज़ के हैं कि वो $6000 ही रहेगी। लेकिन हो सकता है कि 6000 से बढ़ के वो 6200 हो जाए, थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है। लेकिन आपने सोचा वो तो फिक्स बजट है, डॉलर का रेट, फीस का इंक्रीमेंट कुछ नहीं सोचा, अब आपका बजट स्ट्रेच हो गया बहुत ज़्यादा, आप फंस गए। तो ये मत कीजिए। आप ऐसे मान के चलिए कि एनुअल आपका अगर बजट 7-8 लाख रुपए का है, तब फिर एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर एनुअल बजट आप लेके चल रहे हैं 4-5 लाख रुपए का, तो कहीं कोई ऑप्शन है नहीं अवेलेबल, और जहाँ भी है वहाँ आपका बजट खींचेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आपको प्रॉब्लम फाइनेंशियल आएगी तो वो आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो, पैसे भी आपके पास हैं नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब दिक्कत आएगी सबसे बड़ी कि अगर आप किर्गिस्तान जाते हो, उज़्बेकिस्तान जाते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डिग्री कंप्लीट की, आपकी मार्कशीट होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लो, आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया, इंडिया आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हो जाओ, और अगर उसको पास कर लेते हो आप बन गए डॉक्टर। अगर आप रशिया जाते हो तो सबसे पहले तो जब आप फाइनल ईयर में होगे, आपका होगा एक्रेडिटेशन एग्जाम। उसमें पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक आपने जो भी पढ़ा है 6 ईयर तक, वो सब पूछा जाएगा फाइनल ईयर में। आपने वो सब बता दिया, अच्छे से पास कर लिया, तो आप वहाँ हो गए पास। लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपकी तब तक होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद में फिर आप जाते हैं तो होता है आपका एक गॉस एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम को पास आपने कर लिया तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा रशिया के अंदर, और रशिया के अंदर लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आप इंडिया के नेक्स्ट का अपना प्रोसीजर पूरा कर सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना कि आपको रशिया जाना है तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। कजाकिस्तान जाते हैं तो भी सेम प्रोसेस है, आपको उनका एग्ज़ाम पास करना होगा लाइसेंस के लिए। तो वो हालांकि रशियन में, कजाक की लैंग्वेज में, या फिर इंग्लिश में, तीनों में ही होगा। अब इसके बाद में आपने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, हम चाइना जाते हैं, एकदम टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बढ़िया, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, तो अच्छी बात है, वहाँ पढ़ाई कर लो आप। लेकिन वहाँ भी लाइसेंस एग्ज़ाम होगा जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा। हालाँकि जिस भी देश में आप जा रहे हो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। मतलब अगर आप सीखना चाहेंगे तो, अगर आप नहीं सीखना चाहेंगे तो फिर तो आप 10 साल रह लो जाके, आपको लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपको लैंग्वेज ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि हमने अपने करियर में इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन जिस माहौल में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीख जाते हैं। और उसके बाद में जैसे चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आप इंडिया के नेक्स्ट का अपना पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं। अब इसका इंसेंटिव क्या है? मतलब अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो फिर आपको अचीव क्या होगा? सबसे पहली बात कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंडिया में बजट नहीं बन पा रहा है, या उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनके गवर्नमेंट का बजट है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, और वो किसी भी ऐसी चीज़ के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी भी सुख सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहते, किसी भी हाई फैसिलिटी वाली एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहते, तो वो लोग जा सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं,
जैसे चाइनीज, रशियन, किर्गिज के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, इनको आप इंडिया के किसी भी कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप डिटेल में उठा के देखिए, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई का मेथड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आपको एडमिशन मिलना तो आसान है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नीट में स्कोर आपका 200 से लेके 500 के बीच में है, आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो ये चैलेंजेस मैंने बताए हैं, ये सब आएंगे, और अगर आपने ये सब पार कर लिए, फिर आप एक बढ़िया डॉक्टर बन के निकलेंगे। और ऐसा करना मेरे हिसाब से उतना ठीक नहीं है कि आपने सोचा कि कोई बात नहीं, अब्रॉड नहीं जाते हैं, वहाँ तो बड़ी समस्या आएगी। इन्होंने तो बता दिया कि खाने की दिक्कत, क्लाइमेट की दिक्कत, बजट अगर अच्छा खासा है तो सही है, अगर बजट कम है तो उसकी दिक्कत है, फिर लाइसेंस एग्ज़ाम पास करो, फिर लैंग्वेज सीखो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हमको यहाँ कॉलेज मिल रहा है, एक खाली पड़ा कॉलेज है जिसमें एडमिशन मिल नहीं पा रहा है लोगों को, मतलब 300-400 नंबर भी आ गए तो वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, बात का बाद में देखा जाएगा। तो प्रॉब्लम वहाँ आएगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ आप 4-6 साल अगर एडजस्ट कर लेते हो, फिर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है। और यहाँ आपने कोई एडजस्ट करके कॉलेज ले लिया तो फिर आपके लिए ज़िंदगी भर का कलेश हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए अपने हिसाब से कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा, और उसके बाद में फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान बनाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं, लगभग 25-30% स्टूडेंट्स होंगे, एवरेज में बता रहा हूँ। हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करो तो निकल के आता है कि वहाँ 20-25-30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड ही नहीं है, जो कहते हैं कि अरे गलती हो गई, एमबीबीएस अब्रॉड में कहाँ फंस गए आके। अक्सर तो वो ये बोलते हैं कि गलत यूनिवर्सिटी में फंस गए, लेकिन अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाएँ तो भी वही कहानी रहेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको पूरी थी नहीं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको लेना चाहिए एडमिशन, और बन जाएंगे डॉक्टर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखें, और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी आप करते रहो। नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा कुछ अलग से नहीं जाएगा, जो आपने पढ़ा वही पूछा जाएगा। पहले तो एफएमजीई होता था, अभी भी हो रहा है एफएमजीई, लेकिन आप लोग जो एडमिशन लेंगे, आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना होगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स भी उसमें अपीयर करेंगे, फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स भी उसी में अपीयर करेंगे। सेम पेपर होगा, आप पास कर सकते हैं उसको अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो। नहीं तो इंडिया वाला भी पास नहीं कर पाएगा अगर उसने पढ़ाई नहीं की है तो ये सब चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज किसी किसी यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा है, किसी का इतना कम है। डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए एमबीबीएस डायरेक्ट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं आपको सारे चैलेंजेस बता दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स जाते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं किर्गिस्तान में, रशिया में, उज़्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान भी बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन उसकी फ़ीस बड़ी ज़्यादा है और खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए। और चाइना आजकल उतने स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको धीरे धीरे 2026 की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़, कहाँ कितना बजट, कौन से देश की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी, सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2026 की एडमिशन कैंपेन चालू हो गई है। कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो, फीस और अदर एक्सपेंस वगैरह, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। थैंक यू।